हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फाइनल एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब सब्जेक्ट हिस्ट्री का ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सब सारे प्रश्न को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास को बीच से स्किप करके मत जाइएगा। और एक बात, आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम जी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश और दूसरा ऑप्शन है जलाउद्दीन खिलजी और तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया लिखा हुआ है लेकिन इसका पूरा नाम रजिया सुल्तान है। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे बड़ा, देखो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखो। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ठीक है, एक का करेक्ट आंसर जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, सबको याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया। अब बढ़ते हैं सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान पूर्वक सारे क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है 2 नंबर में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में? क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है या कहां पर स्थित है। दोनों तरह से आप सभी को पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, यही से क्वेश्चन पूछेगा, यही से क्वेश्चन आप सभी को बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? अजमेर में या फिर फतेहपुर सीकरी में या फिर दिल्ली में या फिर आगरा में। ठीक है, फटाफट कमेंट में इसका राइट आंसर बताओ। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? ठीक है, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारे अजमेर में। ठीक है, जाहिर सी बात है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, सबको याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 3 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो 3 नंबर में क्या है, क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे मन में आ जाता है, मैं फिर भी आप सबको इस बात को बोल देता हूं। ठीक है, मेरे मन में यह बात पछता ही नहीं है कि आप सबको ना बताऊं। क्वेश्चन 3 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देवराय प्रथम। ठीक है, ये जो आई लगा हुआ है शुरू में, इसका मतलब है देवराय प्रथम। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का, तीसरा ऑप्शन है सदाशिव राय, चौथा ऑप्शन है कृष्णदेव राय। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि शेर एवं शेरनियों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सबका राइट आंसर है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, आप सभी को कमेंट में बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब की थी। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इस बात का जवाब वीडियो का लास्ट में दे दूंगा, आप सभी मुझको याद दिला देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, वैसे मैं लाइव नहीं हूं इसलिए नहीं आप सभी याद नहीं दिला पाओगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, क्वेश्चन है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का करने का मतलब है साफ साफ, भारत की राजधानी, ठीक है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दी गई थी? 1909 में या फिर 1910 में या फिर 1911 में या फिर 1915 में। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट में लिखते जाओ। ठीक है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी? ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। ठीक है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन। कॉपी में नोट करते जाओ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, आप सभी कॉपी में नोट करते जाओ या फिर वीडियो का नोट्स पढ़ लेना टेलीग्राम पर ज्वाइन करके। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 5 नंबर की क्वेश्चन की। ठीक है, आप सभी को 4 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन 4 नंबर में, वैसे मैंने थंबनेल में ही बता दिया था, आप सभी को क्लास में याद करवाने का मेरा गारंटी है। ठीक है, आप सभी को क्वेश्चन क्लास में याद करवाने का गारंटी मेरा है, चाहे जिस तरह से आप सभी को याद हो, थप्पड़ से हो, लप्पड़ से हो, चाहे मार से हो, चाहे गार से हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ठीक है, आप सभी 12th में चले गए हो, इस तरह से समझाने के बावजूद भी अगर आप सब नहीं समझते हो तो टीचर की इसमें गलती है या कि आप सभी का गलती है, इसमें कमेंट बॉक्स में बताओ इस बात का जवाब। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1945 में या फिर 1946 में या फिर 1947 में या फिर 1948 में। ठीक है, और सोचो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है,
क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1947। ठीक है, भारत विभाजन की घोषणा 1947 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सोचो, ध्यानपूर्वक सोचो क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यानपूर्वक नोट करते जाओ कॉपी में, अपने दिमाग में भूसा जहां पर भरा हुआ आप सभी के दिमाग में, भूसा को निकालो और क्वेश्चन को दिमाग में हटाओ। ठीक है, भारत विभाजन की घोषणा 1947 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 6 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 6 नंबर में, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन मेरे शेर एवं शेरनियों, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 6 नंबर में, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, यहां तक आप सभी समझ गए वाले, फिर से क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, 6 नंबर में क्या क्वेश्चन काटता है फिर से समझ लो। क्वेश्चन काटता 6 नंबर में, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, समझ आ गया, क्वेश्चन नोट कर लिए। ठीक है, समझ आ गया आप सभी के दिमाग में, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका राइट आंसर क्यों। ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जितने विद्यार्थी सोच रहे हो लॉर्ड माउंटबेटन, सबका गलत आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की आंसर क्यों। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। ठीक है, सोच लो इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यानपूर्वक सोच लो, क्योंकि सब क्वेश्चन आप सभी को फंसेंगे 100%। आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में फंस जाएंगे सब क्वेश्चन आप सभी को। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया 6 नंबर का क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। 7 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 7 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में और संविधान में, या फिर संविधान, यहाँ देखो और नहीं लगा, यहाँ पर सिर्फ ओनली संविधान होगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री में। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान में। ठीक है, यहाँ पर और मत समझना। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ कटा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ तक होगा संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता ओनली संविधान में निहित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 8 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 8 नंबर में क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ठीक है, सोचो इसका राइट आंसर और मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बता दो। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? अकबर के समय में, या फिर शाहजहां के समय में, या फिर जहांगीर के समय में, या फिर औरंगजेब के समय में? ठीक है, इसका राइट आंसर जिनके जितने जितने बच्चे को मालूम है कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी शाहजहां के समय में हुआ था। ठीक है, सब ध्यानपूर्वक सोचा करो। ठीक है, ध्यानपूर्वक सोचो और कमेंट बॉक्स में जिनको जिनको मालूम है आंसर लिखते जाओ, अन्यथा नहीं मालूम है तो घबराओ मत, मैं बताऊंगा। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी शाहजहां। ठीक है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है स्थापत्य कला का। ठीक है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में हुआ था। ठीक है, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं सभी 9 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, क्या बताऊं ये सब क्वेश्चन कितना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन, मुझको दया आने लगता है इस सब क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920 में, या फिर 1930 में, या फिर 1935 में, या फिर 1942 में? ठीक है, 4-5 क्लास के बच्चे को भी इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, मैं लिख के देता हूं कॉपी में। ठीक है, मैं कॉपी में आपको नोट में लिख के देता हूं, 4-5 क्लास के बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर 100% मालूम होगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, आप सभी जितने जितने बच्चे को मालूम है कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो राइट आंसर इसका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। ठीक है, जिनको मालूम नहीं था सोच लो, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 10 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, वज्जिज को, ठीक है, वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है 10 नंबर में क्वेश्चन है, वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गण संघ। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है गण संघ, दूसरा ऑप्शन है गणतंत्र, तीसरा ऑप्शन है राजतंत्र, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, आप सभी को इतना तक समझ में आया? फिर से समझो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? ठीक है, वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? आप सभी को 10 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया? वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में क्या किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में गण संघ भी कहा गया, गणतंत्र भी कहा गया, राजतंत्र भी कहा गया, इसका मतलब 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस तरह से कोई नहीं बताएगा, मैं लिख देता हूं, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 11 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो मैं किसी भी क्वेश्चन को 2-4 बार बोलता हूं। ठीक है, जैसे 11 नंबर में क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, देखना आप सभी नोट करना, इस बात को गौर करना, मैं इस क्वेश्चन को 2-4 बार दोहरा के बोलूंगा। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है
जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है मैं उसको भी याद करवा देता हूं क्लास में, ठीक है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जहां लोग मवेशी रखते हैं। मवेशी मतलब क्या हुआ? मवेशी मतलब होता है, देखो बेटा कितने इनसे पीछे वाले वीडियो में भी हम सभी मतलब 12th क्लास के इनसे पीछे वाला वीडियो आया है, मतलब 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का, उसमें एक मवेशी नाम का एक मतलब शब्द आया था, ठीक है। कमेंट में विद्यार्थी पूछा सर मवेशी का मतलब क्या होता है? मवेशी का मतलब होता है जहां पर गाय माल लोग रखते हैं, ठीक है। गाय माल आप सभी समझते हो कि गाय भैंस बकरा बकरी वैसा, ठीक है। मवेशी का मतलब वही होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां की यानी कि गाय भैंस रखते हैं। जनपद शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ए और बी बिल्कुल भी भूल के मत मारना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी भूल के मत मारना। मैं आप सभी को बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 11 नंबर में जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी मत मारना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। मैं आप सभी को जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया था ताकि आप देखते हैं ताकि हम सभी सोचे, मेरे टीम और मैंने सोचा कि विद्यार्थी यहां पर भटकते तो नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा करो, उसके बाद अपना आंसर सोचो या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। इसलिए बोलता हूं, ठीक है, किसी की बात को समझा करो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है, ना कि जहां पर गाय माल रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी गलत आंसर, इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। जनपद शब्द का अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 12 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में? क्वेश्चन है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या 12 नंबर में? क्वेश्चन है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, सोने के या फिर चांदी के या फिर तांबे के या फिर बी और सी दोनों के, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, समझो यहां पर समझने वाली बात होगा। देखो क्वेश्चन कर रहा है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, ठीक है। सोने के तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चांदी के होगा, ठीक है, चांदी का भी होगा, तांबे का भी होगा, ठीक है। इसका मतलब बी और सी दोनों, मतलब आप सभी को समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था, ठीक है। और देखो चांदी का और तांबे का, ठीक है। जहां पर आप सभी को चांदी और तांबा दोनों दिखाई दे उसमें आप सभी को एक ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा बी और सी दोनों, ठीक है। यानी कि ए और बी दोनों या फिर बी और सी दोनों, यहाँ पे आप सभी को चांदी और तांबे दोनों देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सभी को पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को किसी भी मतलब बिहार बोर्ड एग्जाम में अगर तांबे का रहे सिर्फ, ठीक है, अगर आप सभी को ओनली तांबे का दिखाई दे तो उसमें टिक मार देना है। अगर आप सभी को चांदी का दिखाई दे तो उसमें अधिकतर देखो अधिकतर पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी के बने होते हैं, ठीक है। मैंने हिस्ट्री उल्टा के पढ़ा, उसमें देखे हम सभी, ठीक है, क्वेश्चन को मिला है उसमें अधिकतर लिखा हुआ है पंच चिन्ह वाले सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी को सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहां पर भी दिखाई दे पंच चिन्ह वाले सिक्के किस चीज के बने होते हैं, अगर चांदी की यानी ऑप्शन मतलब इस तरह का ऑप्शन आप सभी को ना दिखाई दे, मतलब बी और सी दोनों यानी ए और बी दोनों, तो समझ लेना अधिकतर उसमें चांदी में टिक मारना, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था? अगर आप सभी को ओनली चांदी दिखाई दे चांदी में टिक मारना, ठीक है, क्योंकि पंच चिन्ह वाले सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते हैं, ठीक है। आप सभी गूगल पे सर्च करके देख लेना और किताब में भी उल्टा के पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी और तांबे इसमें दोनों के हो जाएंगे, ठीक है, बी और सी दोनों के, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 13 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या, ध्यानपूर्वक सोचो और समझो। क्वेश्चन है अशोक द्वारा प्रचारित, ठीक है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन का 13 नंबर में अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? सोरिया में या फिर ब्रिटेन में या फिर जापान में या फिर श्रीलंका में, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया? आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख के या फिर नो लिख के कंफर्म बताओ आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। मतलब अशोक ने जो बौद्ध धर्म का निर्माण किया था वह प्रचारित मतलब उसका निर्माण वहां पर उसका विस्तार नहीं फैला, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन में, ठीक है। अशोक ने जो बौद्ध धर्म का निर्माण किया था प्रचारित अधिकतर हुआ प्रचलित ब्रिटेन में नहीं हुआ था, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 14 नंबर की क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, ठीक है, किसने किसके द्वारा की गई थी यही बोल रहा है, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक के द्वारा या फिर बिंबिसार के द्वारा या फिर अजातशत्रु के द्वारा या फिर उदयभद्र के द्वारा, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, ठीक है। 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा की गई थी, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया 14 नंबर का क्वेश्चन? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना
अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 15 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, देखो आप 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, एक बात आप सभी को फिर से याद दिला देता हूं, सारे क्वेश्चन, ठीक है, इतना ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे या फिर कितने विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखना 2009 से लेकर के 2024 तक में। ठीक है, 2024 तक में कितने बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं लिख के देता हूं हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक 2009 से लेकर के 2024 तक में आप सभी को एक मतलब 2010 मतलब क्या बोलते हैं 2014 2015 तक तो वैसे 10-15 क्वेश्चन पूछते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 15 से लेकर, ठीक है, 2015 से लेकर के 2024 तक 40, 50, 100, 150 इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप सभी उल्टा कर देख लेना, मिला लेना कितने बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था। क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है फायान, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है तिसंग, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। ठीक है, सोचो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बता दो। ठीक है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फायान। ठीक है, गुप्त काल में फायान भारत आया था। ठीक है, ध्यान पूर्वक देख लो क्वेश्चन को, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। देखो फायान एक चीनी यात्री था। ठीक है, समझ आ गया, फायान एक चीनी यात्री था और गुप्त काल में वो आया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 16 नंबर में क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, 10वां या फिर 12वां या फिर 13वां। ठीक है, मतलब तीसरा ऑप्शन है 16वां, चौथा ऑप्शन होगा 13वां, मैं लिख के देता हूं, चौथा ऑप्शन होगा 16वां। ठीक है, मतलब 13वां, क्योंकि 13वां इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ लो, फिर से समझाऊंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, फिर से समझाऊंगा। क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13वां। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना और समझ लेना। ठीक है, देखो फिर से समझा देता हूं, क्वेश्चन था अशोक के, ठीक है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 13वां। ठीक है, अब देखो 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। ठीक है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उड़े या फिर मंडलम या फिर कुरम या फिर बलनाडु। ठीक है, सोचो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। ठीक है, ये देखो ये मत सोचना मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, ना कि जिनका राइट आंसर होता है मैं सबके कमेंट पे लाइक कर देता हूं। ठीक है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, बताओ इन चारों ऑप्शनों में इसका राइट आंसर क्या है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुरम। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुरम। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब बढ़ते हैं सभी 18 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन है फिर से समझो, क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 19 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो 19 नंबर में क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी किस चीज की मिलती है, गुप्त काल की या फिर मौर्य काल की या फिर प्राक्रिया मौर्य काल की, इनमें चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन नहीं समझे फिर समझो। क्वेश्चन नंबर में पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, कौन सी काल की जानकारी मिलती है, ये बोल रहा है। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है या फिर कौन सी जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन सी काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर आपसे भी 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राक्रिय मौर्य काल की। ठीक है, प्राक्रिय मौर्य काल की, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राक्रिय मौर्य काल की। ठीक है, ध्यान पूर्वक देख लो, गुप्त काल में टिक मत मारना या फिर मौर्य काल में भी टिक मत मारना। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक्रिय मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 20 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। देखो मैं यहाँ पर जो वीवीआई लिखता हूँ इसका मतलब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर वीवीआई लिखता हूँ। ठीक है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुद्राध्यक्ष। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुद्राध्यक्ष, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान मुद्राध्यक्ष। आप सभी को 20 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था,
मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान मुद्राध्यक्ष था। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 21 नंबर की क्वेश्चन की ओर, यानी कि 21 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 21 नंबर में, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। ठीक है, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है मेरे शेर बम शेरनियों, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 21 नंबर में, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है चांद बीबी। ठीक है, नाम ऐसा है चांद बीबी। और दूसरा ऑप्शन है नूरजहां, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है मुमताज महल। ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हुआ, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 22 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है 22 नंबर में, क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बहलोल लोधी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बहलोल लोधी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोधी, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, चौथा ऑप्शन है काफूर। ठीक है, क्वेश्चन है 22 नंबर में, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, किनको किनको इनका राइट आंसर मालूम है, कमेंट बॉक्स में मुझको बता दो। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सभी 23 नंबर की क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर में, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 23 नंबर में, क्वेश्चन है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित कब हुई, बेंटिक ने। ठीक है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने की थी, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की थी, बेंटिक ने या फिर कॉर्नवालिस ने या फिर डलहौजी ने या फिर वेलेस्ली ने। ठीक है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वेलेस्ली ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वेलेस्ली ने। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 24 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या 24 नंबर में, क्वेश्चन है गोवा 1961 में किसके कब्जे से मुक्त हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देख लो। क्वेश्चन है 24 नंबर में, गोवा 1961 में किसके कब्जे से मुक्त हुआ। ठीक है, गोवा गोवा बोल रहा है और 1961 भी बोल रहा है। ठीक है, गोवा 1961 में किसके कब्जे से मुक्त हुआ, फ्रांस के कब्जे से या फिर इंग्लैंड के कब्जे से या फिर पुर्तगाली के कब्जे से या फिर डच के कब्जे से। ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर, गोवा 1961 में किसके कब्जे से मुक्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है पुर्तगाली के कब्जे से। ठीक है, गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाली के कब्जे से मुक्त हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 25 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 25 नंबर में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है, समाजवाद या फिर धर्मनिरपेक्ष या फिर राजतंत्र या फिर प्रजातांत्रिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सोचो शेर एवं शेरनियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजतंत्र निहित नहीं है। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या 26 नंबर में, क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष बोल रहा है, अस्थायी अध्यक्ष नहीं बोल रहा है। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ध्यानपूर्वक सोचो और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लो। ठीक है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका पूरा नाम है। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अब बातें हम सभी 27 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन 27 नंबर में, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप सबको इसका ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप सोचो, सजेस्ट करो, सोचो, अपना भी दिमाग लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन 27 नंबर में, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी इस क्वेश्चन के ऑप्शन की ओर। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन समझ में आया था, ध्यानपूर्वक फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। ठीक है, मैं 2-4 बार बोल दिया क्वेश्चन को, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 16 अगस्त 1942 को, दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1944 को और तीसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1946 को, चौथा ऑप्शन है 16 अगस्त 1947 को। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मुस्लिम लीग ने कार्यवाही दिवस कब मनाया, यही क्वेश्चन था ना, देख लो, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्वेश्चन में बिसर जाता हूं यार, क्वेश्चन बिसर जाता हूं, ध्यानपूर्वक देखो, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर देख लेना। ठीक है, अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 28 नंबर में क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। साइमन कमीशन को, या फिर नेहरू रिपोर्ट को, या फिर कैबिनेट मिशन को, या फिर क्रिप्स रिपोर्ट को। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझा करो, उसके बाद आप सभी को आंसर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 नंबर में महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या होगा, 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स रिपोर्ट को। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका राइट आंसर है क्रिप्स रिपोर्ट को। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 29 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 29 नंबर में, किताब उल हिंद का लेखक कौन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या 29 नंबर में क्वेश्चन है, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर सारे विद्यार्थियों को मालूम होगा। ठीक है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था, इब्न बतूता, या फिर अब्दुल रजाक, या फिर अल बरूनी, या फिर बदायूनी। ठीक है, क्वेश्चन है 29 नंबर में, किताब उल हिंद के लेखक कौन था, या फिर आप सभी को इस तरह से भी पूछ सकता है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है। ठीक है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था, ये तो डेट हो गया इसलिए बोल रहा है कौन था, ये बोल रहा है। ठीक है, और है ये इस तरह से भी पूछ सकता है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बदायूनी, सॉरी अल बरूनी। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 30 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन 30 नंबर में, कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 30 नंबर में क्वेश्चन है, कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, अब्दुल रज्जाक, या फिर अल बरूनी, या फिर बर्नियर, या फिर इब्न बतूता। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सजेस्ट करो, सोचो अपने 72 दिमाग में इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री। ठीक है, यानी कि इब्न बतूता जो था वो अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन और बन गया, इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया, अफ्रीकी जो इब्न बतूता है जो एक प्रकार का अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था कदम चल चल के। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता। ठीक है, कौन सी अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, इब्न बतूता। ठीक है, अब देखो 31 नंबर में यानी कि 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मुगल दरबार की मुख्य भाषा क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 31 नंबर में क्वेश्चन है, मुगल दरबार की मुख्य भाषा क्या थी, अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। हम सभी का भाषा क्या है, हम सभी का राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। ठीक है, ओ मेरे सपने, आप सभी को याद होगा मुगल दरबार की मुख्य भाषा क्या थी। 31 का राइट आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी फारसी। ठीक है, मुगल दरबार बोल रहा है ना कि हमारा इंडिया बोल रहा है। ठीक है, मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी थी। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी फारसी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 32 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, सब्जी वाला फारसी मत समझना। ठीक है, 32 नंबर में क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। ठीक है, क्वेश्चन क्या 32 नंबर में क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। पहला ऑप्शन 1946 को, चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा ऑप्शन 1948, चौथा ऑप्शन 1950। ठीक है, चलो फिर से देखेंगे क्वेश्चन था जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने, ये नहीं बोल रहा है द्वितीय क्योंकि दूसरा बना ही नहीं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1947 ईस्वी में। याद रखो, फिर से समझो, 32 नंबर में क्वेश्चन था जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में बने थे। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में बने थे। ठीक है, आप बढ़ते हैं सभी 33 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन है 33 नंबर में, तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है, दिल्ली में, या फिर आगरा में, या फिर झांसी में, या फिर ग्वालियर में। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया, 33 नंबर का क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बहादुर शाह की मृत्यु कहां पर हुई। ठीक है, क्वेश्चन क्या 34 नंबर में क्वेश्चन है, बहादुर शाह की मृत्यु कहां हुई, यांगूर में। ठीक है, यांगूर में, या फिर दिल्ली में, या फिर कोलंबो में, या फिर लंदन में। ठीक है, आप सभी को 34 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन था 34 नंबर में, बहादुर शाह की मृत्यु कहां पर हुई। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है यांगूर में। ठीक है, आप सभी को एक तरह का और ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है, रंगून में। ठीक है, रंगून, हाँ रंगून होगा। ठीक है, रंगून में बिल्कुल टिक बात माना। ठीक है, रंगून होगा आप सभी को, या फिर यांगूर अगर दिखाई ना दे, अगर रंगून दिखाई दे तो रंगून में टिक मार देना, वो भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी को यांगूर दिखाई दे तो यांगूर में टिक मारना। ठीक है, याद कर लो, दिमाग से कचरे को हटाओ, याद कर लो। ठीक है, बहादुर शाह की मृत्यु कहां पर हुई थी, यांगूर में हुई थी, या फिर रंगून में हुई थी। ठीक है, अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 35 नंबर में, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह कब हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या 35 नंबर में,
क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ, पहला बड़ा विद्रोह कब हुआ। ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह कब हुआ, 1857 में या फिर 1820 में या फिर 1810 में या फिर 1890 में। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह कब हुआ। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1857। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1857 ईस्वी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 36 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन 36 नंबर में हड़प्पा सभ्यता समकालीन मानी जाती है। ठीक है, किस चीज की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। ठीक है, बताओ सुमेरियन सभ्यता या फिर चीनी या फिर तीसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया, चौथा ऑप्शन है बेबीलोनिया। ठीक है, बताओ हड़प्पा सभ्यता समकालीन मानी जाती है, किस चीज की समकालीन मानी जाती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की समकालीन मानी जाती है। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन, ये सारे बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 37 नंबर में भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिले हैं, अशोक के, समुद्रगुप्त के, कनिष्क के। ठीक है, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अशोक के। ठीक है, पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख अशोक के मिले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 38 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा डेस्कटॉप प्रॉब्लम होता है, इससे हो जाता है। ठीक है, देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान रखो। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी को, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या 38 नंबर में क्वेश्चन है वीरसेव। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे। ठीक है, क्वेश्चन 38 नंबर में वीरसेव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन के 38 नंबर में क्वेश्चन है वीरसेव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, कबीर, गुरु नानक, वासवन्ना, कराईकल। बता सकते हो इसका राइट आंसर, बता सकते हो या कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, वीरसेव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वासवन्ना। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वासवन्ना। ठीक है, वीरसेव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक वासवन्ना थे। ठीक है, अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आप सभी के रिक्वेस्ट फिर आज के वीडियो में भी हम सभी 40 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, थंबनेल में आप सभी को दिखाई दे 50 क्वेश्चन, उससे आप सभी को कुछ लेना तो नहीं है। ठीक है, जब तक आप सभी का एग्जाम नजदीक ना जाए तब तक आप सभी हर एक वीडियो में 40 क्वेश्चन भी कवर करोगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। जिस समय आप सभी का एग्जाम 2 महीना करीब आ जाएगा, उस समय आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हफ्ता में 2-4 बार कवर कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम सभी को मार्क्स लाना है, समझ गए, आप सभी टॉपर करना है सभी को। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। ठीक है, क्वेश्चन है 39 नंबर में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 1515 में, 1512 में, 1510 में, 1509 में। बता सकते हो इसका राइट आंसर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, मुझे पता था आप सभी को राइट आंसर मालूम है, लेकिन कमेंट नहीं करोगे, डर होता है ना, डर होता है, कमेंट नहीं करोगे। ठीक है, मैं ऑफलाइन में क्लास पढ़ाता हूँ, विद्यार्थी इतना ज्यादा तेज है पढ़ने में, मैं देखो मेरा जो मतलब 2024 में भी 2-4 विद्यार्थी 400 से ऊपर नंबर लाया। ठीक है, 10 विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 10 विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ 12th वालों को ऑफलाइन, उसमें भी 400 प्लस ऊपर नंबर आया। ठीक है, मेरा ये मन कभी नहीं करता है मैं इसको सोशल मीडिया पे डाल दूं कि इसको दूसरे जगह ले जाकर चर्चा करूं। ठीक है, जिसको जो सपना पाने होता है वो अपने अंदर धीरे धीरे करता है। ठीक है, किसी को बता कर नहीं करता है मैं इतना नंबर लाया हूँ। ठीक है, और मेरा लक्ष्य ये है, अपना लक्ष्य किसी को मत बताओ। ठीक है, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1510 ईस्वी को। ठीक है, खैर आपकी मर्जी, आपका जो करने का मन है वो करो। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ठीक है, मुझे पता है इसका भी आंसर आप सभी को मालूम है, लेकिन कमेंट नहीं करोगे क्योंकि आप सभी बेलज्जा हो, बेलज्जी हो। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, 15 दिनों, 16 दिनों, 18 दिनों या फिर 20 दिनों। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक है, इसका मतलब 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक है, आई होप कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि जानते हो आप सभी को इस चैनल पर आप सभी को 12 क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाती है। तो फिर बच्चों हम सभी मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक